मैं वीरेंद्र पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन विद कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आर। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने सूक्ष्म पाठ योजना के अंतर्गत विभिन्न कौशलों पर आधारित विभिन्न पाठ योजना को प्रस्तुत किया था। आज हम लोग इस कक्षा में पाठ योजना के प्रारूप को प्रस्तुत करेंगे, यानी फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान। इसकी चर्चा हम लोग आज इस कक्षा में करेंगे। तो जो हम पिछली कक्षाओं में सूक्ष्म पाठ योजना निर्मित किए थे और उसको प्रस्तुत किए थे, तो उसकी अवधि 6 से 12 मिनट तक की होती थी। लेकिन यह सूक्ष्म पाठ योजना नहीं है, यह पाठ योजना है, यानी यह एक बड़ा प्रारूप है। इसलिए इसकी जो अवधि होगी वह 35 से 40 मिनट के बीच लगभग होती है। तो सबसे पहले हम लोग यह भी सूक्ष्म पाठ योजना के अंतर्गत अध्ययन किए थे कि हमें पाठ योजना जब हम निर्मित करते हैं तो उसमें मार्जिनल एंट्री पहले प्रस्तुत करते हैं। कक्षा में भी श्यामपट्ट पर मार्जिनल एंट्री पहले प्रस्तुत करते हैं। ठीक उसी प्रकार इस पाठ योजना के प्रारूप में भी हमें पाठ योजना निर्मित करते समय मार्जिनल एंट्री करनी पड़ती है और श्यामपट्ट पर भी हमें मार्जिनल एंट्री करनी पड़ती है। अंतर केवल यह है कि चूंकि पाठ योजना विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए सबसे पहले मार्जिनल एंट्री में इसके अंतर्गत विद्यालय का नाम लिखना पड़ता है। इसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि जो भी लिखिए, लेकिन सबसे ऊपर हम विद्यालय का नाम लिखते हैं ताकि जो भी निरीक्षक आते हैं बाहर से, अचानक निरीक्षक आते हैं पीछे से और निरीक्षण करते हैं तो समझ जाते हैं कि किस विद्यालय में यह टीचिंग चल रही है। क्योंकि विभिन्न विद्यालयों में एक साथ शिक्षण कार्य के लिए विद्यार्थी जो छात्राध्यापक होते हैं भेजे जाते हैं, तो जो ऑब्जर्वर होते हैं वो भी विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं, तो उन्हें पता होता है कि किस विद्यालय में, तो फॉर्मेट में भी विद्यालय का नाम और श्यामपट्ट पर भी विद्यालय का नाम लिख देना अच्छा होता है ताकि ऑब्जर्वर को भी पूरी बात समझ में आ जाए। तो मार्जिनल एंट्री में सबसे पहले हम लोग विद्यालय का नाम, ठीक है, इसके बाद दिनांक, किस डेट को प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर कक्षा, किस क्लास को, फिर विषय, किस विषय को, फिर चक्र, कौन सा पीरियड मिला है, क्योंकि विद्यालय में 7 पीरियड या 8 पीरियड चलते हैं, कौन से पीरियड में हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तीसरी है कि चौथी है, क्या है, चक्र, फिर प्रकरण, चाहे अवधि भी लिख सकते हैं, अवधि, तब प्रकरण, ठीक है। तो मार्जिनल एंट्री में ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती है और इसके बाद हमें उद्देश्य लिखना पड़ता है। उद्देश्य आपको बता दें कि यह उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य। लेकिन जो उद्देश्य हम लिखते हैं वह पाठ योजना में ही लिखते हैं, श्यामपट्ट पर उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाठ योजना में कैसे लिखते हैं ये तो हमें सीखना आवश्यक है। तो उद्देश्य, इसमें हम लोग 2 प्रकार के उद्देश्यों की चर्चा करते हैं। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य यानी जनरल ऑब्जेक्टिव्स और विशिष्ट उद्देश्य अर्थात स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो
अब सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में क्या अंतर है? तो जो भी सामान्य उद्देश्य है वह विषय पर आधारित होता है। जैसे हम इतिहास पढ़ा रहे हैं तो सामान्य उद्देश्य में हमें इन बातों को बताना होगा कि इतिहास को पढ़ने से क्या क्या चीजें विद्यार्थी जान सकते हैं। जैसे विभिन्न घटनाओं के बारे में जान सकते हैं, कौन कौन सी घटना कब हुई, विभिन्न घटना स्थलों के बारे में जान सकते हैं, विभिन्न प्रकार के युद्ध कौशलों के बारे में जान सकते हैं, विभिन्न प्रकार के युद्ध कौशलों से वे भविष्य में सीख ले सकते हैं। तो इस तरह से इतिहास के विषय के समान उद्देश्य के अंतर्गत यानी विषय को पढ़ने से विद्यार्थी क्या क्या चीजें सीख सकते हैं उसके वर्णन को हम समान उद्देश्य के अंतर्गत करते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य जो है वह टॉपिक अर्थात प्रकरण से जुड़ा होता है। यानी अगर हम इतिहास पढ़ा रहे हैं तो हम प्रकरण में पढ़ा रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ाने से विद्यार्थी में क्या परिवर्तन हो सकता है, विद्यार्थी क्या सीख सकते हैं, उस बात को हम विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत चर्चा करते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाने से कि उस सिंधु घाटी की सभ्यता का ज्ञान विद्यार्थियों को कराना, यह उसका विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना वर्तमान परिप्रेक्ष्य से करना, ये उसके विद्यार्थी सीख सकते हैं। उस सिंधु घाटी सभ्यता के समय क्या क्या प्राचीन वस्तुएं थी जो लुप्त हो गई, उसकी जानकारी उपलब्ध कराना, उस प्राचीन वस्तुओं का नवीनीकरण रूप में किस तरह से प्रस्तुत हुआ, इसकी जानकारी कराना। यानी अब मुख्य रूप से हम इतना जाने कि सामान्य उद्देश्य जो है वह विषय वस्तु को के पढ़ने से क्या विद्यार्थी को लाभ मिल सकता है उसके बारे में वर्णन करता है। और विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक को पढ़ने से, प्रकरण को पढ़ने से क्या विद्यार्थी को लाभ मिल सकता है उसकी बात हम इसमें लिखते हैं। लिखने का शैली क्या है? सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे यह कराना, जैसे छात्रों को बीती हुई घटनाओं का ज्ञान कराना, इस भाषा में लिखेंगे। और विशिष्ट उद्देश्य में क्या करते हैं कि सकेंगे, इसमें लिखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना विद्यार्थी वर्तमान सभ्यता के परिप्रेक्ष्य से भी कर सकेंगे। इस भाषा में माने कर सकेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में छात्र जान सकेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य जो है वह सकेंगे की भाषा में प्रयोग करते हैं। और समान उद्देश्य के अंतर्गत हम उसका ज्ञान कराना या उपलब्ध कराना, इस भाषा में हम उसकी लिखावट को करते हैं। लेकिन यह केवल पाठ योजना में ही करते हैं। कक्षा कक्ष में इसको बोलने की जरूरत नहीं। ये बात हम लोग नहीं बोलेंगे कि सामान्य उद्देश्य यह है, विशिष्ट उद्देश्य है। यह केवल जानने के लिए है कि छात्राध्यापक या शिक्षक जो भी प्रस्तुत करता है पाठ को, वो जाने इस पाठ के पढ़ाने के बाद, इस पाठ के अध्ययनोपरांत विद्यार्थी क्या चीज सीख सकेंगे। ये लेसन प्लान तक ही सीमित रहता है। और इसको पॉइंट वाइज, इसमें भी 3-4 पॉइंट, इसमें भी 3-4-5 पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, तो ये है प्रकरण के बाद समान उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन, इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन कब बोलते हैं? पाठ योजना में तो हम निर्मित करके सब चीज भर कर लिख के ले आते हैं, लेकिन कक्षा कक्ष में उद्देश्य कथन कब हम बोलते हैं? जब हमारा प्रकरण निकल जाता है,
प्रकरण कैसे निकलता है हम लोग पढ़े थे। पहला जो कौशल सूक्ष्म पाठ योजना में प्रस्तावना कौशल जो पढ़े थे, इंट्रोडक्शन स्किल, उसमें हम लोग पढ़े थे कि कैसे हम लोग प्रकरण निकालते हैं। एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न में कम से कम 3 प्रश्न में एक टॉपिक निकलता है। विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं, विद्यार्थियों से उत्तर लेते हैं और अंतिम उत्तर हमारा टॉपिक निकल जाता है। अगर नहीं तो चौथा प्रश्न से निकल जाता है, नहीं तो 5वां प्रश्न से निकल जाता है। मैक्सिमम 5 प्रश्न तक हम पूछ सकते हैं। अगर नहीं निकला, कुछ उसमें शक रह गया, कुछ संदेह रह गया, विद्यार्थी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए, तो शिक्षक का कार्य है कि वह स्वयं बताए। और जब प्रकरण निकल जाता है तब हम लोग कहते हैं उद्देश्य कथन में कि आज हम लोग इस प्रकरण पर, जो भी टॉपिक है, इस प्रकरण का अध्ययन करेंगे, ऐसे लिखते हैं उद्देश्य कथन, जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन स्किल में पढ़े। तो देखिए, हर जो सूक्ष्म पाठ योजना को जो हम लोग पढ़े हैं उसका प्रयोग इस पाठ योजना में होता जाएगा। प्रस्तावना कौशल जो पढ़े थे उसका प्रयोग यहाँ हमारा आ गया। कब? जब हम उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तावना निकालते हैं। प्रस्तावना निकालते हैं, ठीक है। प्रस्तावना जब हम निकालेंगे और टॉपिक निकलेगा तब हम लिखेंगे कि आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद छात्राध्यापक या उसको कहिए शिक्षण अधिगम व्यवस्था। शिक्षण अधिगम व्यवस्था जिसे हम टीचिंग लर्निंग सिस्टम बोलते हैं या प्रोसेस भी बोल सकते हैं, प्रक्रिया। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या टीचिंग लर्निंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हमारा खाका बनता है, इसमें एक तरफ छात्राध्यापक कथन, एक तरफ छात्राध्यापक क्रिया, और एक तरफ विधि या प्रविधि, यानी छात्राध्यापक कथन, पुपिल टीचर्स स्टेटमेंट। छात्राध्यापक क्रिया है, छात्र क्रिया, इसको बोलते हैं छात्र क्रिया। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, छात्र क्रिया, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज। और विधि प्रविधि को मेथड्स, टेक्निक्स, ये सब बोलते हैं। तो जैसे हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मान लीजिए जो भी हम पढ़ाना चाहें, हम इतिहास पढ़ाएं या भूगोल पढ़ाएं, तो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान इसमें सीधे हमको विषय वस्तु को प्रस्तुत करना होता है। जो भी बात है हम सीधे बोलेंगे, समझाएंगे बच्चों को। जो भी बोलना है डायरेक्ट हम बोलेंगे, और बोलेंगे तो क्या होगा, छात्र क्या करेंगे, छात्र लिखेंगे इधर, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि हमारी क्या होगी, किस विधि से, तो व्याख्यान, हम व्याख्या दे रहे हैं, व्याख्या विधि, एक्सप्लेनेशन मेथड।
इस तरह से फिर जब हम कुछ देर बोल लिए तो कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न। अब बच्चे संभावित उत्तर देंगे, उत्तर छात्र क्रिया में। इधर प्रश्न पूछ रहे हैं तो इधर लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि। कोई जरूरी है कि एक ही प्रश्न, दो भी पूछ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो। ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेंगे पाठ के बीच में, एक या दो प्रश्न। अगर और उत्तर छात्र से अगर नहीं मिला तो स्वयं बताना होता है। मैक्सिमम 3 विद्यार्थी से हम पूछ सकते हैं। एक नहीं बताया, खड़े हो जाओ, फिर दूसरा बताओ, नहीं बताया, फिर खड़े हो जाओ, तीसरा बताओ। इससे ज्यादा इसके बाद स्वयं बताना और तब तीनों को बैठा देते हैं। एक ही जब बता दिया तो उसको कहते हैं वाह बहुत अच्छा। जिस तरह के प्रश्न है उस तरह की शाबाशी, जैसा कि हम लोग रीइंफोर्समेंट स्किल में पढ़े थे, पुनर्बलन कौशल, उसमें हम लोग पढ़े थे। उस तरह का भी प्रयोग करना है पाठ योजना के अंदर। तो 2 प्रश्न, इसका भी उत्तर और इसमें भी प्रश्न उत्तर देंगे। फिर इसके बाद फिर व्याख्या चलेगा, फिर व्याख्या। जैसे व्याख्या चला ना, ऊपर व्याख्या चल रहा था, फिर व्याख्या चला, फिर चलेगा। फिर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और फिर व्याख्या विधि, व्याख्या विधि उसमें कुछ चार्ट मॉडल का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, चार्ट टाइम देते हैं और उसमें भी बच्चों को समझाते हैं। तो व्याख्या सह प्रदर्शन विधि, व्याख्या नहीं कर रहे हैं, सह प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि। तो इस तरह से चलेगा। और जब ये काम जब हमारा देखेंगे कि जो हम तैयार करके आए थे उतनी बात पढ़ा दिया हमने, तब इसके बाद लेसन प्लान में लिखा रहता है जो हम घर से बना के ले आते हैं कि श्यामपट सारांश, और उस बात को हम श्यामपट पर लिखते भी हैं। श्यामपट सारांश, श्यामपट सारांश, ठीक है। ब्लैक बोर्ड समरी इसको बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड समरी। इसमें क्या है, मुख्य बातों को हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कृषि पढ़ा रहे हैं, अफ्रीका की कृषि, तो अफ्रीका की कृषि अफ्रीका में पैदावार होने वाली फसलें, होने वाली फसलें डैश कौन कौन से हैं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जो भी है इधर डैश देख लेंगे। इसी तरह अफ्रीका अफ्रीका में पैदा होने वाली पेय पदार्थ, पेय पदार्थ, पीने वाली क्या क्या पेय पदार्थ है, चाय, कॉफी, एक अलग पदार्थ भी वहां मिलता है कहवा। तो इस तरह से यहाँ लिख देंगे। फिर द्रव निकालने वाली फसलें कौन कौन सी है, सरसों, नारियल, इस तरह से इधर लिख देंगे। माने मुख्य बातें जितनी भी आई उस प्रकरण में, उन सारी बातों को हम यहाँ श्यामपट सारांश में श्यामपट पर लिखते जाते हैं। पढ़ा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, जो हम लेसन प्लान में शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत बातें बताई थी वो तो लेसन प्लान में रहेगा, उसको हमें यहाँ प्रस्तुत करना होता है। और प्रस्तुत करते समय जो भी मुख्य बातें आती हैं उसको हम नोट करते जाते हैं। लेकिन पाठ्य योजना में यह श्यामपट सारांश के अंतर्गत लिखा जाता है। और इसके बाद जब श्यामपट सारांश के बाद हम क्या करते हैं, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति
हैं रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन पुनरावृत्ति में क्या होता है कि जो भी हम 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट जो भी हम लेक्चर दिए, अभी 5 मिनट कक्षा में समय है, उसके पहले हम अपना लेक्चर बंद कर देते हैं और उसमें क्या करते हैं कि जितनी बातें हमने पढ़ाई उस पूरी बातों को संक्षेप में व्यक्त करते हैं। संक्षेप में जैसे अफ्रीका कृषि पढ़ा है तो अफ्रीका की कृषि में सारी मुख्य बातों को हम 5 मिनट के अंतर्गत संक्षेप में प्रस्तुत कर देते हैं। वही है पुनरावृत्ति और लिख देते हैं संक्षेप में मुख्य मुख्य बातें क्या है। पुनरावृत्ति में हमने क्या पाठ को के पूरे पाठ के सारांश को हमने विधिवत रूप से प्रस्तुत किया। ठीक है, पुनरावृत्ति के बाद हम मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, इसको हम बोलते हैं इवैल्यूएटिव क्वेश्चन। मूल्यांकन प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न क्या है? कम से कम 4-5 प्रश्न हम पूछते हैं। पूरे पाठ जो पढ़ाए हैं उसमें से 4-5 प्रश्न, 1 2 3 4 5 जो भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं। इसका उत्तर हम पाठ योजना में नहीं लिखते क्योंकि पाठ में सारी बातें लिखी हुई, लेकिन हम प्रश्न पूछते हैं और विद्यार्थी उत्तर देते हैं। ये कक्षा में चलता है। पाठ योजना में केवल प्रश्न लिखा है, लेकिन क्लासरूम में प्रश्न को हम छात्राध्यापक प्रस्तुत करते हैं और विद्यार्थी उसका उत्तर देते हैं। ठीक है, तो ये है मूल्यांकन प्रश्न। और सबसे अंत में गृह कार्य दिया जाता है, असाइनमेंट जिसको बोलते हैं। गृह कार्य यानी घर से करके ले, होम असाइनमेंट जिसको बोल सकते हैं। तो गृह कार्य में ज्यादा प्रश्न उसमें भी नहीं देते, 1 या 2 प्रश्न देते हैं। लॉन्ग टाइप का दे देते हैं कि बच्चे लिख के लाएंगे, सोचकर लिखेंगे और लिख के लाएंगे। ये जो प्रक्रिया है फॉर्मेट, ये सबके लिए है, सब विषय में, चाहे हिंदी हो, विज्ञान हो, सोशल साइंस हो, सब में फॉर्मेट यही रहेगा। योजना में थोड़ा सा प्रस्तुति में अंतर होगा, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अभी यह हमने बताया सोशल साइंस में या विज्ञान साइंस में ऐसा होता है। मैथ में भी सवाल लिख के हम लोग बना सकते हैं, मैथ में भी इसी तरह से चलेगा। तो विज्ञान में, गणित में और सामाजिक विज्ञान में इस तरह की प्रस्तुति की जाती है। भाषा में हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में इसमें थोड़ा परिवर्तन होता है। वो जो हम अभी बताएंगे कि उसमें क्या परिवर्तन होता है, थोड़ा सा हल्का सा चेंजिंग होगा प्रस्तुति में, लेकिन फॉर्मेट सेम रहेगा। आज हम लोग फॉर्मेट की चर्चा कर रहे हैं, तो फॉर्मेट सेम रहेगा। तो अब आपको याद हो जाना चाहिए कि जो भी हम कक्ष में शिक्षण करना चाहते हैं उसका हम पहले घर पर पाठ योजना निर्मित करें। और पाठ योजना कैसे निर्मित करें, तो उसी पाठ योजना को निर्मित करने के लिए यह फॉर्मेट दिया गया है, यह प्रारूप दिया गया है। यह सभी विषयों में उपयोगी है फॉर्मेट। और इस तरह से जो हम फॉर्मेट घर पर तैयार कर लेते हैं तो हमें विषय वस्तु याद हो जाता है, तैयार हो जाता है, और कक्ष में विधिवत ढंग से विद्यार्थियों के समक्ष हम उसको परोस देते हैं और विद्यार्थी बहुत बढ़िया ढंग से समझ जाते हैं और उनको पूरा कंठस्थ हो जाता है। फिर दोनों अध्यापक को भी अपनी संतुष्टि हो जाती है और विद्यार्थी को भी संतुष्टि हो जाती है कि हमने कुछ सीखा। तो इस तरह से, तो फिर से इसको संक्षेप में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। इस पाठ योजना के प्रारूप में आप ध्यान दीजिएगा क्या है, आपको याद हो जाना चाहिए। ये परीक्षा में भी बहुत उपयोगी है, आता है कि पाठ योजना प्रस्तुत करें। तो पाठ योजना जो हम प्रस्तुत करें तो क्या फॉर्मेट हो, तो सबसे पहले क्या हो, मार्जिनल एंट्री। यहाँ सबसे पहले क्या होगा, मार्जिनल एंट्री होगा, मार्जिनल एंट्री। यानी उसमें पाठ योजना जब हम बना रहे हैं तो विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, अवधि, चक्र, विषय, प्रकरण, इस तरह से प्रकरण। लेकिन प्रकरण बस लेसन प्लान में लिखा रहेगा। यहाँ प्रकरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रस्तावना निकालते हैं, हम प्रस्तावना निकालते हैं।
लेकिन इसके पहले भी प्रस्तावना निकालने से पहले उद्देश्य भी लेसन प्लान में लिखा रहता है, जैसा कि हमने बताया। और उद्देश्य में दो तरह के उद्देश्य की चर्चा है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में विद्यार्थियों को यह ज्ञान कराना, इस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं, और वह विषय से जुड़ा होता है। इतिहास पढ़ा रहे हैं तो इतिहास विषय के पढ़ाने से विद्यार्थियों का किस तरह का ज्ञान कराना है, क्या क्या ज्ञान हो सकता है। और विशिष्ट उद्देश्य में टॉपिक पढ़ाने से क्या ज्ञान हो सकता है, और वो उसमें टॉपिक में कर सकेंगे, छात्र इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस भाषा का प्रयोग करते हुए 4-5 पॉइंट्स में हम विशिष्ट उद्देश्य को लिखते हैं। केवल लेसन प्लान में लिखा रहता है, लेकिन क्लासरूम में हमें मार्जिनल एंट्री करने के बाद हम सीधे टॉपिक निकालना जानते हैं। टॉपिक यानी प्रस्तावना क्या होगा, क्लासरूम में हम दूसरी बात प्रस्तावना इंट्रोडक्शन स्किल में जो पढ़े थे कि कैसे हम टॉपिक निकालें, 3-4 प्रश्न पूछकर तो हम प्रस्तावना निकालते हैं। और जब टॉपिक निकल जाता है तो हम उद्देश्य कथन का प्रयोग करते हैं। उद्देश्य कथन कि आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, यह उद्देश्य कथन है। स्टेटमेंट ऑफ एम जिसको बोलते हैं, ये हो गया। तब हम लोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या व्यवस्था जिसको हम बोलते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, तो उसमें हम लोग खाका बनाए थे। एक तरफ छात्राध्यापक कथन, बीच में छात्र क्रिया, और उधर तीसरे खाने में विधि या प्रविधि। तो छात्राध्यापक कथन में हमने क्या बताया, जो भी टॉपिक निकल गया है उस टॉपिक पर सीधे व्याख्यान करना हम शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ से विषय वस्तु की प्रस्तुति शुरू होती है। बाकी सब पहले ऐसे चल रहा है, उसको टॉपिक निकालो, ये करो, मार्जिनल एंट्री करो, लेकिन असली विषय की प्रस्तुति छात्र के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शुरू हो जाती है। तो हम बताए आपको कि सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं या विज्ञान पढ़ा रहे हैं या मैथ पढ़ा रहे हैं, तो सीधे हम बताते जाते हैं, बोलते जाते हैं। और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में सीधे बोलते हैं, किताब भी लेने की जरूरत नहीं। आप घर से प्लान तैयार करके आए हैं, आपको प्लान याद हो गया है, और आप सीधे जिस टॉपिक पर बोलना है आप सीधे बोलते हैं। तो छात्राध्यापक कथन में उन बातों को शॉर्ट में लिख देते हैं। और छात्र क्रिया में उसमें लिखते हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि प्रविधि में हम व्याख्या दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसमें लिख देंगे व्याख्यान दे। हम प्रश्न पूछ रहे हैं, थोड़ा व्याख्या देने के बाद हम 1-2 प्रश्न भी पूछते हैं जिसको लिखते हैं छात्राध्यापक कथन में, और उसका उत्तर क्या होगा वो छात्र क्रिया में लिखते हैं। और वहां प्रश्न पूछ रहे हैं तो विधि में क्या लिखेंगे, प्रश्न उत्तर भी, ठीक है। फिर व्याख्या देते हैं, अब प्रश्न के बाद फिर अगला टॉपिक, उसी में व्याख्या बढ़ाते जाते हैं, व्याख्या बढ़ाते हैं, फिर व्याख्यान में दिया गया। फिर इस तरह से सिलसिला हम अपने 30 मिनट 35 मिनट जितनी का कक्ष का समय होता है उस हिसाब से हम उसको तय करते हैं। लेकिन अभी 5 मिनट पहले ही हमें अपने मेन विषय जितना हमको पढ़ाना था उतना पढ़ा लेना चाहिए। अभी 5 मिनट समय बचा रहना चाहिए। उसमें हम क्या करते हैं कि श्यामपट्ट सारांश जो है, मेन बातों को जो हम श्यामपट्ट पर लिखते जाते हैं उस पर फोकस करते हैं। यानी जब हमारा टॉपिक पढ़ा लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत, तब हम श्यामपट्ट सारांश की चर्चा करते हैं। श्यामपट्ट सारांश, और श्यामपट्ट पर मुख्य बातें लिखते हैं। और मुख्य बातें जो लिखते हैं तो विद्यार्थियों को भी निर्देश देते हैं, तो इन मुख्य बातों को आप भी अपनी कॉपी में उतारिए, और विद्यार्थी उस श्यामपट्ट सारांश को अपनी कॉपी में उतारते हैं। तो ये है श्यामपट्ट सारांश। और श्यामपट्ट सारांश भी हो गया, तब हम क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। पुनरावृत्ति रिकैप्चुलेशन, यानी जो भी हम 30 मिनट 25 मिनट जो भी हम पाठ को पढ़ाए हैं, मुख्य पाठ को, उसको संक्षेप में समझाते हैं, संक्षेप में मूल बातों को समझा देते हैं। तो पाठ
पूरे पाठ को पढ़ाया हुआ 5 मिनट में इतना बढ़िया ढंग से परोसते हैं कि विद्यार्थी बढ़िया ढंग से समझ जाए। तो ये पुनरावृत्ति के पाठ को दोहराया जाता है, ये है पुनरावृत्ति। और पुनरावृत्ति जब कर लेते हैं तब कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। मूल्यांकन प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न में 5, 6, 7 प्रश्न पूछते हैं। लेसन प्लान जो बनाए रहते हैं उसमें प्रश्न ये लिखा रहता है, लेकिन उसका उत्तर नहीं लिखा रहता, क्योंकि उसका उत्तर पाठ योजना जो पढ़ाए हैं उसमें ऑटोमेटिक है। तो लेकिन क्लासरूम में उस मूल्यांकन प्रश्न को पूछते हैं और विद्यार्थियों से उत्तर लेते हैं। और विद्यार्थी बढ़िया से, अगर आप पाठ को समझाए हैं तो विद्यार्थी बढ़िया से उत्तर भी देता है। तो इससे मूल्यांकन प्रश्न, और जब मूल्यांकन प्रश्न हो जाता है तो अंत में हम विद्यार्थियों को गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य, गृह कार्य, गृह कार्य का मतलब असाइनमेंट, होम असाइनमेंट देते हैं कि विद्यार्थी इसको घर पे अपना लिखेंगे। और गृह कार्य में यह भी ध्यान देना है 1 या 2 प्रश्न ही घर से देने होते हैं कि विद्यार्थी घर से लिख के लाए, क्योंकि 7-8 पीरियड होते हैं विद्यालय में। 7-8 पीरियड में हर टीचर अपना अपना गृह कार्य देगा, ज्यादा दे देगा तो विद्यार्थी कितना लिखेगा। घर पर भी वो एक समय सीमा तय है, तो इसलिए 1 प्रश्न देते हैं, मैक्सिमम 2 प्रश्न दे सकते हैं। और इस तरह से 6-7 पीरियड जो है तो 6-7 पीरियड में 1-1, 2-2 प्रश्न मिला तो भी बहुत हो गया। इसलिए 1 से या 2 से ज्यादा प्रश्न हम नहीं देते। तो ये है पाठ योजना का प्रारूप। और हम चर्चा करेंगे, एक लेसन प्लान में पढ़ाएंगे तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हमने जैसा कि बताया कि विज्ञान में ऐसे करते हैं, सामाजिक विज्ञान में ऐसे करते हैं, गणित में ऐसे करते हैं, भाषा में थोड़ा परिवर्तन होता है। तो आज इसको नहीं करेंगे, दूसरे दिन जो भाषा पढ़ाएंगे उसमें उसकी चर्चा करेंगे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाषा में क्या करना है। ऐसे संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में तो सीधे पाठ को समझाना शुरू कर देते हैं, लेकिन भाषा में सीधे नहीं समझाते। पहले उस किताब को, उस भाषा में हम किताब लेकर पढ़ा सकते हैं और हम आदर्श वाचन करते हैं, यानी हम खुद पढ़ते हैं कैसे पढ़ा जाता है और विद्यार्थियों को निर्देश देते हैं कि आप किताब में देखो। सबको किताब खुलवा देते हैं और कहते हैं कि तुम किताब में देखो, और विद्यार्थी किताब में देखते हैं कि शिक्षक कैसे पढ़ रहे हैं। तो और कठिन शब्दों का उच्चारणाभ्यास भी हम करवाते हैं, और उच्चारणाभ्यास। और फिर जब हम पढ़ लेते हैं आदर्श वाचन, तब अनुकरण वाचन, यानी विद्यार्थी को खड़ा होकर, एक विद्यार्थी को खड़ा होकर पढ़वाते हैं और हम देखते हैं कि गलती पढ़ रहा है कि सही पढ़ रहा है, और सब विद्यार्थी भी देखते हैं। तो उससे क्या होता है, उसके उच्चारण में सुधार होता है। ऐसे हम 3 विद्यार्थियों से करा सकते हैं। किसी कभी एक को खड़ा किए, फिर उसको बैठा दिए, फिर दूसरे को खड़ा किए, उससे थोड़ा सुने, फिर अगला उससे आगे थोड़ा तीसरे से सुन लिए, इस तरह से कराते हैं। तो आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, उच्चारणाभ्यास, और जो उसमें कठिन शब्द आते हैं उसका अर्थ, शब्दों का अर्थ कराते हैं, और तब यही काम फिर व्याख्या शुरू करते हैं। अंतर बस इतना ही है, भाषा में हम अंतर है, यानी आदर्श वाचन यानी शिक्षक खुद उस पाठ को पढ़ेगा, अनुकरण वाचन यानी उस पाठ को विद्यार्थियों से पढ़वाएगा, और फिर उच्चारणाभ्यास, कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराएगा, यानी शिक्षक आगे आगे बोलेगा, विद्यार्थी से पीछे से बोलने को कहेगा। और उच्चारणाभ्यास के बाद उसमें जो भी कठिन शब्द होंगे, वर्ड मीनिंग होंगे, उसको टीचर श्यामपट पर लिखेगा और विद्यार्थी अपने कॉपी में उतारेगा। इतना करने के बाद फिर व्याख्या अपना शुरू हो जाएगा, जैसा कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित में करते हैं, वैसा काम फिर उसमें हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, उर्दू में भी करेंगे, भाषा में भी यही काम फिर करेंगे। लेकिन पहले आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, उच्चारणाभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, और इसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ, वर्ड मीनिंग, ये सब करने के बाद फिर उसमें व्याख्या करते हैं। और विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में सीधे व्याख्या करते हैं, अंतर है। तो आज हम लोग विधिवत रूप से समझने का प्रयास किए कि जो हम बड़ा प्लान, लेसन प्लान कहें, पाठ योजना कहें, उसके फॉर्मेट को कैसे बनाते हैं और बनाने के बाद उसे हम कैसे कक्षा में प्रस्तुति देते हैं,
ताकि हर पाठ को हम सरलीकृत रूप से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें, जिससे कि जो भी बात यहाँ से प्रस्तुत हो विद्यार्थियों को भली भांति समझ में आ सके। इसीलिए पाठ योजना के प्रारूप का बहुत महत्व है और जो भी आप पढ़ाना चाहें पाठ योजना घर पर तैयार करिए विधिवत ढंग से और उसको विधिवत ढंग से कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। फिर देखिए विषय पर आपकी पकड़ बढ़ती जाएगी और आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपने को महसूस करेंगे और विद्यार्थियों के बीच अधिक आप लोकप्रिय बनेंगे। आज हम इतनी बातों के साथ आज इस कक्षा को यहीं छोड़ते हैं। फिर हम लोग अगले दिन इसी पाठ योजना पर कोई टॉपिक लेकर चर्चा करेंगे ताकि इस पाठ को और भी विधिवत ढंग से हम लोग समझ सकें। धन्यवाद।